जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि अब से आप लोगों के लिए नियमित रूप से इन वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे आने के लिए। सुबह जो मॉर्निंग में आपको एक वीडियो मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा दोस्तों आपको राजस्थान जीके से रिलेटेड, और जो शाम को दोस्तों आपको जो वीडियो मिलेगा वो आपको मिलेगा नेशनल जीके से रिलेटेड। तो अभी दोस्तों शाम वाले वीडियो में अपना चल रहा है संविधान के मैक्सिमम पार्ट को दोस्तों अपन ने कवर कर लिया है। कुछ एक 2-3 वीडियो और हैं। आज ये एक वीडियो, इसके बाद 2 या 3 वीडियो और है, उसके बाद संविधान पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो हिस्ट्री को पढ़ेंगे, नेशनल हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर प्राचीन भारत पढ़ेंगे, उसके बाद में आधुनिक भारत पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद में अपन कल्चर और ज्योग्राफी को देख लेंगे नेशनल लेवल के। और सुबह के वीडियो में दोस्तों कंटिन्यू चल ही रहा है अपना राजस्थान जीके से संबंधित जिला दर्शन की सीरीज चल रही है। बारी बारी से सभी जिलों को अपन कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो मैं आपको बताता हूँ, इसमें दोस्तों आपको थोड़ा सा पढ़ना आपको थोड़ा कठिन जरूर लगेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ अपन ऑब्जेक्टिव सेशन बताते नहीं है। अपन दोस्तों कोशिश करते हैं कि चीज़ों को समझने का प्रयास किया जाए, आप लोग चीज़ों को समझो ताकि आपके चीज़ें लंबे समय तक याद रहे। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात दोस्तों, जब आप चीज़ों को समझोगे तो चीज़ों को समझने के बाद दोस्तों आपको उनको याद करने में आसानी होगी, और समझी हुई चीज़ें दोस्तों बहुत लंबे समय के लिए भुला नहीं पाओगे। तो इसी उद्देश्य के लिए दोस्तों को लेकर ये वीडियो बनाए जाते हैं। तो एंजॉय कर कीजिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपका फर्ज ये जरूर बनता है कि आप इस वीडियो से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके पास जो भी बुक है उसके आप ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइए। ऑब्जेक्टिव बनाने से दोस्तों आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस इस चीज का आएगा कि वीडियो देखने के बाद निश्चित रूप से दोस्तों मैं दावा करता हूं आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे उस टॉपिक से संबंधित। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ये दोस्तों इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक छोटे से कांस्टेबल या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या एक एसआई या स्टेट पीसीएस आरएएस की तैयारी कर रहे हो। आप तैयारी कोई भी करो, क्वेश्चन आपके बनने चाहिए। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो अपने पास दोस्तों वीडियो क्वालिटी वीडियो की नहीं है, मैं ये समझ पा रहा हूँ और आप लोग भी ये समझ पा रहे हो, क्योंकि आज का जो युग है दोस्तों इसके अंदर डिजिटल बोर्ड जैसी सुविधाएं, लेकिन तो अपना कंटेंट है दोस्तों, कंटेंट अपना सबसे अलग है। आप लोग चाहे दूसरे चैनल का विजिट करके और एक बार अपने चैनल का विजिट करके देखिएगा, जो आपने पढ़ा है अगर उससे संबंधित आपके ऑब्जेक्टिव आपको किसी भी बुक में देखने के लिए मिलेंगे तो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आपके बनेंगे दोस्तों। 1-2 ऑब्जेक्टिव की मैं नहीं कह सकता। तो इसीलिए अपने चैनल को थोड़ा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। निश्चित रूप से दोस्तों ये चैनल आपको आपके जो अधिकारी बनने तक का जो सफर है उस तक जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि दोस्तों आपके साथ ही जो अधिकारी बनने का सपना है वो मेरा भी है। तो अपन इस सपने को मिलकर पूरा करते हैं। तो आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं और इसको याद रखने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रमुख विधेयक। आज अपन बात करेंगे जो बिल्स होते हैं दोस्तों, तो अलग अलग बिल दोस्तों अपनी संसद के अंदर पेश किए जाते हैं। तो इनका क्या होती है, इनकी पेश करने की प्रक्रिया, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाते हैं, और प्रीलिम्स और स्पेशली अगर मेंस में भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस प्रकार से आप एक अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हो। तो इन सब बातों को अपन इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, एक जो मोटा फैक्टर है इसमें अपन देखते हैं दोस्तों, एक होता है दोस्तों धन विधेयक जिसको आप मनी बिल कहते हो, और एक होता है दोस्तों वित्त विधेयक जिसको आप फाइनेंशियल बिल कहते हो। तो मैक्सिमम स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन होता है कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल दोनों एक ही होते हैं। ये दोनों दोस्तों एक नहीं होते हैं। इन बिलों में क्या होती है समानताएं और क्या होता है इन दोनों बिलों में अंतर, वो अपन इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद दोस्तों एक साधारण विधेयक होता है जिसको ऑर्डिनरी बिल कहते हो, और एक होता है दोस्तों संविधान संशोधन बिल जिसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आप कहते हो। तो इन चारों बिल को अपन समझने वाले हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाएंगे उनको अपन देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। देखिएगा दोस्तों, पहला अपन देखते हैं धन विधेयक। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी पुष्टि दोस्तों सबसे पहले कौन करता है? इसकी पुष्टि दोस्तों ध्यान रखना है, इसकी पुष्टि दोस्तों करता है लोकसभा अध्यक्ष। संसद में अगर कोई विधेयक या कोई बिल पेश किया जाता है तो वो धन विधेयक है या नहीं है, इसकी पुष्टि कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसकी पुष्टि लोकसभा अध्यक्ष तो करता है, लेकिन वो किस आधार पर करता है? क्या वो कोई भी बिल को किसी भी बिल को लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक ठहरा सकता है? बिल्कुल नहीं ठहरा सकता दोस्तों। उसे के लिए कुछ एक क्राइटेरिया रखे गए हैं, कुछ एक कंडीशन रखे गए हैं। क्या है वो कंडीशन, उनको समझते हैं। देखिएगा दोस्तों, पहली कंडीशन है संचित निधि, आर्टिकल नंबर 266 में इसका उल्लेख है। आकस्मिक निधि आर्टिकल नंबर 267 में इसका उल्लेख है। में धन जमा करना या निकालना।
अगर कोई विधेयक ऐसा विधेयक है जो संचित निधि या आकस्मिक निधि से पैसा जमा करने या निकालने से संबंधित है तो वो बिल कौन सा बिल होगा? वो बिल होगा मनी बिल या धन विधेयक। नंबर एक बात। दूसरी, किसी व्यय को संचित निधि पर भारित व्यय बताना। कहने का मतलब दोस्तों, संचित निधि से पैसा निकाल के उसको खर्च करने किया जाता है तो वो बिल भी कौन सा बिल के अंदर आते हैं? वो बिल भी आते हैं दोस्तों मनी बिल के अंदर काउंट होते हैं। तीसरा दोस्तों, किसी कर को लगाना, समाप्त करना व परिवर्तित करना। कहने का मतलब दोस्तों, जो टैक्सेज होते हैं कि नया टैक्स लगाना, टैक्स के अंदर संशोधन करना, उसको बढ़ाना, कम करना, इनसे संबंधित जो भी बिल या विधेयक पारित होते हैं वो भी दोस्तों मनी बिल या धन विधेयक के अंदर काउंट होते हैं। चौथा अपन देखते हैं दोस्तों, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन। अगर दोस्तों भारत सरकार किसी से पैसा उधार लेती है तो उस संबंध में अगर संसद में कोई बिल पेश किया जाता है तो उसको भी मनी बिल की श्रेणी में गिना जाता है। तो इजी रूप में दोस्तों अपन याद कर सकते हैं कि मनी बिल कौन कौन से मनी बिल होते हैं। नंबर एक बात, संचित निधि या आकस्मिक निधि से पैसा निकालना, पैसा जमा कराना या फिर पैसा खर्च करना, इनसे संबंधित बिल है वो मनी बिल होंगे। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात दोस्तों, टैक्स लगाना, टैक्स में परिवर्तन करना या फिर टैक्स में छूट करना, इनसे संबंधित जो भी बिल होंगे वो मनी बिल होंगे। और तीसरी बात दोस्तों, भारत सरकार अगर किसी से पैसा उधार लेती है तो उससे संबंधित बिल अगर संसद में पेश किया जाता है तो वो भी मनी बिल की श्रेणी में काउंट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं जो मनी बिल को आप लोग आसानी से समझ चुके होंगे धन विधेयक क्या होता है। एक धन विधेयक से संबंधित एक आर्टिकल आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अनुच्छेद पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 110 है वो धन विधेयक से संबंधित है। और ध्यान रखना दोस्तों, वित्त विधेयक है जो फाइनेंशियल बिल है, इससे संबंधित आर्टिकल आपके पूछे तो अनुच्छेद नंबर 117 बताओगे। 117 जो अनुच्छेद है वो वित्त विधेयक और 110 अनुच्छेद है वो धन विधेयक से संबंधित है। तो दोनों में कंपेरिजन करके आप याद रखोगे। तो ये अपन ने देखा। अब दोस्तों अपन ने ये तो देख लिया कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसकी घोषणा करते कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और क्या है इनके लिए क्राइटेरिया? तो क्राइटेरिया को अपन ने समझ लिया। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से संसद में पेश किया जाता है धन विधेयक। तो देखिएगा दोस्तों, धन विधेयक है दोस्तों वो सबसे पहले क्या होता है कि राष्ट्रपति की परामर्श से या राष्ट्रपति की सहमति से या फिर कह सकते हो राष्ट्रपति के आदेश से सबसे पहले दोस्तों कहां पेश होता है? लोकसभा में पेश होता है। ध्यान रखना, धन विधेयक कभी भी पहले राज्यसभा में पेश नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि धन विधेयक सबसे पहले कहां पेश होता है, तो ध्यान रखना लोकसभा में पेश होता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के परामर्श से कहां पेश होता है? लोकसभा में पेश होता है। लोकसभा अगर उस विधेयक को पारित कर देती है तो उसके बाद दोस्तों कहां जाता है? उसके बाद दोस्तों वो जाता है राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा के पास दोस्तों इसको 14 दिन का समय होता है इसको पारित करने का। 14 दिन में या तो राज्यसभा इस बिल को पारित कर दे, और पारित कर देती है तो ये राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ये बिल पारित मान लिया जाता है। अगर दोस्तों राज्यसभा इन 14 दिन में इसको पारित नहीं करती है बिल को, तो ये बिल स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, धन विधेयक से के संबंध में राज्यसभा के पास में किसी प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, या तो इसको पारित करना ही है 14 दिन में, अगर ये नहीं करती है तो ऑटोमेटिक ये पारित मान लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं धन विधेयक किस प्रकार से पेश होता है और किस प्रकार से पारित होता है आपको समझ आ चुका होगा। बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे, बात करते हैं अपन वित्त विधेयक की। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, वित्त विधेयक से संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछे तो आर्टिकल नंबर बताओगे आप 117। उससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों कौन से जो विधेयक है वो वित्त विधेयक है और कौन से विधेयक है वो धन विधेयक है। धन विधेयक अपन ने समझ लिया और वित्त विधेयक को अपन समझते हैं। तो क्या है वित्त विधेयक? वे सभी मामले जिनका संबंध वित्तीय मुद्दों से जुड़ा हो वित्त विधेयक कहलाते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रख सकते हो। जो भी दोस्तों मामले हैं धन से या वित्त से जुड़े होते हैं वो सभी विधेयक किससे संबंधित होते हैं? वे सभी विधेयक है वित्त विधेयक से संबंधित होते हैं। आइए दोस्तों इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो देखिएगा, एक दोस्तों मैंने यहाँ पे छोटा डायग्राम बनाया है। छोटे डायग्राम के अंदर मैंने दर्शाया कि ये धन विधेयक को शो कर रहा है। एक इसके बाहर से एक राउंड किया है, ये बड़ा डायग्राम है, ये दोस्तों शो कर रहा है अपना वित्त विधेयक को शो कर रहा है। तो इस डायग्राम के माध्यम से दोस्तों क्या कहा जा सकता है? इस डायग्राम के माध्यम से कहा जा सकता है दोस्तों कि सभी धन विधेयक है वो वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक है वो धन विधेयक नहीं होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव भी आपको देखने के लिए मिलेगा बड़े एग्जाम्स में। क्या सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं? तो आप बताओगे नहीं होते हैं। अगर पूछे सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं? हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से होते हैं। सभी धन विधेयक को वित्त विधेयक की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप इस चीज को समझ सकते हो।
अब बात करते हैं दोस्तों वित्त विधेयक की श्रेणी में कौन से बिल को अपन शामिल करेंगे। देखिएगा दोस्तों, धन से जुड़े हुए तो वो बिल होने चाहिए, लेकिन ये कंडीशन छोड़ दे अपन, कहने का मतलब वो धन विधेयक नहीं होने चाहिए, बाकी बचे हुए जो भी बिल है वित्त से धन से संबंधित वो सभी वित्त विधेयक की श्रेणी में आते हैं। तो आसानी से आप इन दोनों को समझ पा रहे होंगे। बात करते हैं दोस्तों अब इनको जो पेश करने की जो प्रक्रिया है, किस प्रकार से पेश होते हैं और किस प्रकार से पारित होते हैं, तो उसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, वित्त विधेयक भी पहले कहाँ पेश होता है, ध्यान रखना, वित्त विधेयक भी पहले हमेशा पेश होता है लोकसभा के अंदर ही पेश होता है। लोकसभा में अगर वित्त विधेयक पेश होता है, लोकसभा उसको पारित कर देती है, तो पारित होने के बाद दोस्तों कहाँ जाता है, पारित होने के बाद वो जाता है राज्यसभा के पास में। अब दोस्तों राज्यसभा के पास में यहाँ पे कुछ एक पावर और शक्तियां हैं इसके संबंध में। राज्यसभा चाहे तो उस वित्त विधेयक को पारित कर सकती है, चाहे तो उसको संशोधन के लिए वापस लोकसभा को लौटा सकती है, और चाहे तो उसको खारिज भी कर सकती है। कुल मिला के यहाँ पे राज्यसभा पावरफुल नजर आ रही है धन विधेयक की तुलना में, क्योंकि वो चाहे तो इस विधेयक को पारित भी कर सकती है, चाहे तो इसको संशोधन के लिए वापस लोकसभा के पास भेज सकती है, और चाहे तो इसको खारिज भी कर सकती है। तो तीनों शक्तियां यहाँ पे राज्यसभा को प्राप्त है। अब एक कंडीशन दोस्तों और होती है, जैसे कि मानो लोकसभा के अंदर दोस्तों बिल पेश किया जा रहा है वित्त विधेयक, और लोकसभा ने उसको पारित कर दिया, वो जाता है वित्त विधेयक जाता है राज्यसभा के बाद में। अब राज्यसभा में उसमें गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, उसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, उसका ऑब्जेक्शन करते हैं राज्यसभा मेंबर। तो क्या होता है उस स्थिति में दोस्तों, प्रतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की एक बैठक बुलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। और संयुक्त अधिवेशन का वर्णन दोस्तों आर्टिकल नंबर 108 में किया गया है। तो अनुच्छेद 108 को ध्यान रखना है, पूछा जाता है संयुक्त अधिवेशन से संबंधित अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 108। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, और संयुक्त अधिवेशन बुला के उस बिल को वो पारित करवा सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। तो इस बिंदु को आप ध्यान रखना कि गतिरोध या प्रतिरोध होने की स्थिति में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाकर उस बिल को पारित करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वित्त विधेयक आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। बात करते हैं दोस्तों इससे आगे साधारण विधेयक, जो जिसको आप कहते हो ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, किस प्रकार से ये पेश किया जाता है, तो देखिएगा दोस्तों इसकी एक बार परिभाषा देखते हैं। वैसे बिल जो ना तो वित्त विधेयक है, ना धन विधेयक, और ना ही संविधान संशोधन विधेयक होते हैं। कुल मिला के कह सकते हो दोस्तों, वे बिल जो ना तो धन विधेयक से है, ना वित्त विधेयक, और ना ही संविधान संशोधन विधेयक है। तो बच गए जो भी बिल, वो कौन से बिल हैं, वो साधारण विधेयक की श्रेणी में आते हैं। तो देखिएगा दोस्तों इनको किस प्रकार से पेश किया जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों, जो साधारण विधेयक है दोस्तों, उनको पहले लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। जैसा कि अपन ने वित्त विधेयक और धन विधेयक को देखा था, वो पहले लोकसभा में ही पेश होते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन है नहीं। इनको पहले लोकसभा में पेश किया जा सकता है या फिर राज्यसभा में पेश किया जाता है। मानो पहले इनको किया लोकसभा में पेश, किसी साधारण विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा उस बिल को पारित कर देती है। तो पारित करने के बाद दोस्तों वो बिल जाता है कहाँ, राज्यसभा में। राज्यसभा के पास जाता है बिल, तो राज्यसभा के पास दोस्तों वही शक्तियां प्राप्त हैं इस बिल के संबंध में। चाहे तो राज्यसभा इसको पारित कर सकती है, चाहे तो दोस्तों इसको पुनः लोकसभा के पास भेज सकती है मंथन के लिए, और चाहे तो दोस्तों इस बिल को खारिज भी कर सकती है। तीनों शक्तियां राज्यसभा के पास में यहाँ पे प्राप्त हैं। अगर दोस्तों राज्यसभा इसको पारित कर देती है बिल को, जब लोकसभा पारित करती है उसके पास राज्यसभा इसको पारित कर देती है, तो उसके बाद बिल कहाँ जाता है, उसके बाद जो बिल जाता है दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के पास में। तो राष्ट्रपति महोदय को भी दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार की पावर्स प्राप्त है, 3 शक्तियां प्राप्त है। कौन कौन सी है देखते हैं। राष्ट्रपति महोदय चाहे तो पास करे गए बिल के ऊपर साइन करके उसको पारित कर सकता है। अगर राष्ट्रपति महोदय उसको साइन करके बिल को पारित कर देता है तो वो एक्ट या कानून बन जाता है। कुल मिला के वो बिल पारित हो जाता है। नंबर 1 कंडीशन, साइन करके उसको पारित कर सकता है। नंबर 2 कंडीशन क्या है, राष्ट्रपति अपनी पॉकेट वीटो का प्रयोग करके, पॉकेट वीटो से संबंधित आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, स्टेट पीसीएस आरएएस जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पॉकेट वीटो जो से संबंधित अनुच्छेद है 111। तो पॉकेट वीटो का जो इस्तेमाल करके राष्ट्रपति महोदय इसको अपनी जेब में रख सकता है अनिश्चितकालीन समय के लिए। और एक और कंडीशन क्या है, राष्ट्रपति महोदय चाहे तो उस बिल को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है सदन के पास में। तो 3 कंडीशन राष्ट्रपति के पास में है, चाहे तो उसको पारित कर सकता है, चाहे तो उसको पॉकेट वीटो का यूज करके उसको अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में रख सकता है, और चाहे तो उसको सदन के पास वापस लौटा सकता है। तो ये है साधारण विधेयक से संबंधित कंडीशन। तो उम्मीद करता हूँ साधारण विधेयक आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपना लास्ट का
संविधान संशोधन विधेयक। क्या है ये संविधान संशोधन विधेयक, आए इसको भी अपन समझते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को समझते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ये साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है, काफी बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से ली गई है, साउथ अफ्रीका के संविधान से। आर्टिकल नंबर आपको स्पेशली ध्यान रखना है, 368 अनुच्छेद में ये बात कही गई है, अनुच्छेद नंबर 368। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो संविधान संशोधन बिल है इसके लिए क्या क्या कंडीशन है। तो इसके लिए दोस्तों दो कंडीशन है, एक है विशेष बहुमत के द्वारा बिल पारित होना चाहिए, दूसरा है विशेष बहुमत प्लस राज्यों के द्वारा बिल पारित होना चाहिए। तो इन दोनों कंडीशन को अपन समझते हैं, क्या है ये कंडीशन। तो देखिएगा दोस्तों, कोई भी बिल पेश होता है तो दोस्तों संसद में पेश होता है। संसद में पेश होने का मतलब क्या है, या तो वो लोकसभा में पेश होता है या फिर वो राज्यसभा में पेश होता है। तो संविधान संशोधन विधेयक भी दोस्तों क्या होता है, चाहे तो आप उसको लोकसभा में पहले पेश कर सकते हो, चाहे तो आप उसको राज्यसभा में भी पहले पेश कर सकते हो। मानो दोस्तों अपन ने बिल को पहले पेश किया लोकसभा में, अगर दोस्तों लोकसभा के 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य, विशेष बहुमत क्या होता है दोस्तों, 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य उस बिल को पारित कर दे, तो दोस्तों वो कहाँ जाएगा, तो वो दोस्तों जाएगा राज्यसभा के पास में। अगर राज्यसभा भी उसको 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देती है, तो उसके बाद दोस्तों वो जाएगा राष्ट्रपति के पास में, और राष्ट्रपति उसके साइन करके उसको अंतिम रूप से स्वीकृति दे देते हैं, और वो बिल पारित मान लिया जाता है और संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति से संबंधित आपको एक दो फैक्ट ध्यान रखने। क्या हो फैक्ट, राष्ट्रपति जो संविधान संशोधन बिल है दोस्तों, इसके ऊपर वीटो पावर का उपयोग नहीं कर सकता। जैसे कि वो ऊपर वाले बिलों पे वीटो पावर का उपयोग कर सकता था साधारण विधेयक, तो इस बिल के ऊपर वो वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता। अगर दोनों सदन उसको विशेष बहुमत से पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने ही होंगे राष्ट्रपति को, और वो संशोधन लागू होगा। दूसरा दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता। मानो दोस्तों लोकसभा तो किसी संविधान संशोधन बिल को बहुमत से पारित कर देती है, विशेष बहुमत से, लेकिन राज्यसभा विशेष बहुमत से पारित नहीं करती है, तो ऐसी कंडीशन में गतिरोध या प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है दोनों सदनों के बीच में। तो राष्ट्रपति इस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन इन दोनों का बुला के उसको पारित नहीं करवा सकता, ये पावर राष्ट्रपति के पास में नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो संविधान संशोधन विधेयक में कुछ एक अपने को कम होती हुई नजर आ रही हैं। तो ये होती है दोस्तों इसको पेश करने की प्रक्रिया। अब ये दो बिंदु लिखे हैं, विशेष बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत प्लस राज्य द्वारा, इसको अपन समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई बिल संविधान संशोधन विधेयक है, अगर किसी नए राज्य का पुनर्गठन करना है, किसी राज्य की सीमाओं में विस्तार करना है, किसी राज्य की सीमाओं को कम करना है, अगर इनसे संबंधित कोई बिल है दोस्तों, तो दोस्तों उसको पारित करने की यही प्रक्रिया होती है। लोकसभा में विशेष बहुमत प्लस राज्यसभा में विशेष बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो संविधान संशोधन कर दिया जाता है। अगर दोस्तों कोई बिल संघात्मक ढांचे से संबंधित है, संविधान संशोधन बिल है, और जैसा कि आपको बताया प्रस्तावना में दोस्तों क्लियर लिखा हुआ है कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसमें आंशिक संशोधन किया जा सकता है। तो उसी चीज को यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई संविधान संशोधन बिल संघात्मक ढांचे से संबंधित है, जैसे कि आप लोग देखे थे तो जीएसटी बिल पेश किया गया था, पारित किया गया था, वो भी संघात्मक ढांचे से संबंधित था। तो उसके लिए दोस्तों क्या प्रक्रिया की गई थी, उसके लिए क्या किया गया था, विशेष बहुमत से तो दोस्तों वो बिल पारित होना ही चाहिए। कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेंबर तो उसको पारित करने ही चाहिए। इसके साथ में जो राज्य हैं दोस्तों, भारत में भी 28 राज्य हैं, तो 28 के आधे से ज्यादा, कहने का मतलब 14 से 15 राज्य अगर दोस्तों 15 राज्य अगर दोस्तों उस बिल को संस्तुति देते हैं, 15 राज्य अगर ये कहते हैं कि इस बिल को पारित कर दो, राज्य को पारित करने का क्या मतलब दोस्तों, उन राज्य की जो विधानसभा है स्पेशली, और किसी राज्य में अगर विधान परिषद भी है, तो उनके अगर वो सदन उस बिल को पारित करते हैं तो दोस्तों वो संशोधन मान लिया जाएगा। तो ये है दोस्तों विशेष बहुमत प्लस राज्यों से, जो अगर संघात्मक ढांचे में से संबंधित अगर कोई संविधान संशोधन बिल है तो उसको अगर पारित करना होता है तो उसके लिए दोनों कंडीशन चाहिए, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए संसद में, प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा उसको पारित करना अनिवार्य है, तो ही दोस्तों संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो संविधान संशोधन की जो दोनों कंडीशंस हैं, ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आ चुकी होंगी।
विशेष बहुमत वाले में राज्य को क्षेत्रफल से संबंधित बिल आते हैं, नए राज्य बनाना, राज्य की सीमाएं कम करना, ज्यादा करना, इस प्रकार के बिल आते हैं, वो खाली विशेष बहुमत से पारित किए जा सकते हैं। अगर संघात्मक ढांचे में परिवर्तन करना है तो उसके लिए राज्यों की सहमति भी अनिवार्य है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो 4 बिल बताए हैं मैंने, धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, चारों विधेयक आपको आसानी से समझ आ चुके होंगे। यहां से अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आता है तो निश्चित रूप से दोस्तों आपका बनना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो मेरे मोटिवेशन के दोस्तों इसको थोड़ा शेयर जरूर करें, ताकि आने वाला जो वीडियो मैं आपके लिए और अच्छे से ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको बता सकूं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।